हेलो एवरीवन। यूपी टेट की क्लासेस आपकी चल रही हैं। हिस्ट्री वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं हिस्ट्री की, तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि अब जो लास्ट चैप्टर में हमने करा था वो था कि यूरोपीय शक्तियों का, जो यूरोपीय देश थे उनका भारत में आगमन किस किस तरीके से हुआ था, कौन कौन से मार्ग उन्होंने, समुद्री मार्ग उन्होंने अपनाए थे भारत में आने के लिए, क्या क्या ट्रिक्स उन्होंने करी थी, वो सारा कुछ हमने लास्ट चैप्टर में करा था। आज जो हम करने वाले हैं वो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई थी। ये हम आज करने वाले हैं। काफी सारा पोर्शन इसका ऑलमोस्ट हो ही चुका है, सारा कुछ हिस्ट्री का। तो शाम को 5 बजे ये आपकी क्लास होती है। चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम ये बाकी सारी चीजों की बात करते हैं, अंग्रेज हो गए, फ्रांस हो गए, यूरोपीय देश हो गए, ये सब जो भारत में आए थे ये ना व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने धीरे धीरे ये सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम अपना यहाँ पर राज्य ही स्थापित कर लें। उन्होंने किस तरीके से अपना राज्य भारत में स्थापित किया, ये सब कैसे हुआ, कौन कौन से उन्होंने तरीके अपनाए थे, ये सारा कुछ हम आज इस चैप्टर में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो मुगल साम्राज्य था, जो लास्ट हमने औरंगजेब पढ़ा था, औरंगजेब के बाद में जो मुगल साम्राज्य था उसकी जो शक्ति थी वो बहुत ही ज्यादा कम होने लग गई थी, क्षीण होने लग गई थी। और जितने भी उसके अंडर में जो शासक थे, जो साम्राज्य थे, उन सबने अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। अब इसमें कौन कौन थे, इसमें बंगाल हो गया आपका, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, ये सारे इसमें मेन थे। उस टाइम पे मुगल बादशाह का सिर्फ नाम नाम ही रह गया था। अब ये क्या हुआ था कि इसी टाइम पर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उपनिवेशों से व्यापार से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा कि भाई हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे या हम ज्यादा व्यापार करेंगे, हम ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अपने अपने ये इतने ज्यादा अमीर भी हो गए थे कि अपने अपने देशों में इनका अलग ही बोलबाला था। अब ये इंग्लैंड और फ्रांस के जो राजा थे उस टाइम पर, वो अपनी देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे, उनकी पूरी मदद भी करते थे। अब उपनिवेश राज्य क्या होता है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है, ये भी हम समझते हैं। अब जैसे कि एक देश है इंग्लैंड के लोग दूसरे देश जैसे कि भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, और जो दूसरा देश था पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। मतलब दूसरा, मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि इंग्लैंड है, ये है हमारा भारत, ठीक है। अब ये इसका, इसके ऊपर राज्य हो गया। अब जो इसकी सारी चीजें होंगी वो सब कौन हैंडल करेगा, ये करेगा इंग्लैंड। ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, उपनिवेश राज्य बन गया। क्या बन गया, ये इसका उपनिवेश राज्य बन गया। अब इसी के साथ साथ पहला राज्य जो था दूसरे का सर्वे सर्वा बन जाता है कि सब कुछ वही सब करेगा। अब इसमें वो सारी चीजें वो करता था जो उसके लिए बेनिफिट होते थे। मतलब अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड वो सारी चीजें यहाँ पर करेगा जिससे उसको फायदा होगा, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो पहला देश होता है जिसके अंडर में दूसरा देश आता है वो तो उन्नति करता चला जाता है, और जो दूसरा देश होता है वो अवनति की ओर जाना शुरू कर देता है। अब भारत को अंग्रेजों ने उपनिवेश राज्य क्यों बनाया था, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब जैसे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, और ये क्या वो भारत को चाहते थे कि ये सिर्फ हमारे कच्चे माल की पूर्ति करे, उसके बाद हमारे सारी चीजें आगे की हम लोग कर लेंगे। अब ये यहाँ का जो बना हुआ सस्ता कपड़ा हो गया या दूसरे सामान हो गए, भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहते थे। ये करते थे कि ये हमें सिर्फ कच्चा माल यहाँ से हमें दें, हम यहाँ पर उस माल को अच्छे से बताएं, और फिर जब हम उसको भारत में बेचें तो बहुत ही ऊंचे दाम मिलेगा। और और अगर हम भारत से कोई भी चीजें लेकर यूरोप में बेचते हैं तो भी हम माला माल हो जाएंगे। मतलब वो हर तरफ सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या करा, भारत में बहुत सारी फसलें भी उगाई और उन्हें वो दूर दूर तक बेचने लगे। उनमें कौन कौन सी फसल थी, नील की फसल, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, ये सारी चीजें इसमें आ गई। अब इसके लिए इन्होंने क्या करा, भारत में रेल मार्ग भी शुरू करा, क्योंकि इन्हें यहाँ से कच्चा माल दूसरे देश तक लेके जाना था, तो वो कैसे लेके जाते, तो इसके लिए इन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर
रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दी, सड़कें बनानी शुरू कर दी, जिससे कि वो आपका लोहा हो गया, कोयला हो गया या और भी जो खनिज थे उनकी इन्होंने खदानें खोदना भी चाहते थे, जंगल से लकड़ियों का व्यापार करना चाहते थे। तो इस सब के लिए इन्होंने क्या किया, जगह-जगह अपने अधिकारी रखने शुरू कर दिए और लोगों पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया और इन सारी चीज़ों का इन्होंने व्यापार भी करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो अलग-अलग अभियान चलाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, कि हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, हमें अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो हम अलग-अलग ट्रिक्स अपनाएँगे, अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अलग-अलग अभियान करेंगे, तो जिसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि भारत में कपास की पैदावार हुई है, भारत से कच्चा माल है ये इंग्लैंड भेज रहे हैं, इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा बन रहा है, उसके बाद यहाँ जो भारत भई वहाँ तो मशीनों से बन रहा है सोचो, यहाँ पर हाथ से ही अभी ये चरखा ही काता जा रहा है, तो यहाँ पर ये बनने में टाइम लगेगा और यहाँ पर जो बनेगा ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो पैसे में भी तो भारतीय बुनकरों की जो दशा थी वो इस वज़ह से भी खराब होती चली गई थी। अब जितने भी अंग्रेज एजेंट थे, वो भारतीयों को महँगे दामों में कपड़ा बेचते थे। कच्चा माल यहाँ से ले रहे हैं, अपनी मशीनों में बना रहे हैं और फिर हमें ही महँगे दामों में बेच रहे हैं। देखो क्या चीज़ चल रही है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया था, नील हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय के बागान भारत में लगाते थे और फसलों को सस्ते दामों में खरीद लेते थे। जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में ले जाते थे, वहाँ पर माल तैयार करते थे। जैसे कि कपास से इन्होंने कपड़ा बना दिया, चाय पत्ती बना दी, कपड़ा रंगने के लिए इन्होंने नील की खेती बहुत ज़्यादा करी थी। तो यूरोप में ये क्या करते थे, उन चीज़ों को फिर बहुत ही ज़्यादा दामों में बेचना इन्होंने शुरू कर दिया था, जिससे जो इनका व्यापार था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दिन-प्रतिदिन होता है ना कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर आ गई थी। अब इन्होंने क्या किया था, ये सारी चीज़ें तो इनकी चल ही रही थी, साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि जो भारत है, उस पर हमारा अधिकार, हमारा वर्चस्व वैसे ही कायम रहे। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लॉर्ड क्लाइव हैं, बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए उनकी ये इमेज बनाई हुई है। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके व्यापार पर कब्जा करने के लिए आपस में इन दोनों में लंबे समय तक लड़ाई रहती रही। अब लंबे समय तक लड़ाई क्यों रही? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि सिर्फ हमारा ही दबदबा रहे, हम ही भारत में व्यापार करें। सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ पर रही थी। अब इस चीज़ के लिए ये दोनों ही कंपनियाँ जो थी अपने-अपने देश से अपनी-अपनी सैनिकों को बुलवाने लगी लड़ाई के लिए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो लॉर्ड क्लाइव का था और दूसरी ओर ड्यूप्ले जो थे वो अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। अब भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की जो सेना थी वो अपने-अपने राज्य बढ़ाने मतलब अगर इस समय पे देखा जाए ना अगर आप पढ़ेंगे और आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे ना तो आप लगेगा हर कोई अपना-अपना देखने में लग रहा है। अलग कंपनियाँ के भैया मेरा व्यापार होना चाहिए, दूसरा के भैया मेरा होना चाहिए, जो भारत के हैं वो अपने में ही लगे हुए हैं अपना-अपना राज्य बढ़ाने में। एक-दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं। या अपना नवाब जो है जितने भी वो एक-दूसरे पर हमला करने में लगे हैं। और ब्रिटिश और फ्रांस वैसे एक-दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं व्यापार हम करेंगे, कि नहीं व्यापार हम करेंगे। अब ये क्या हो गया जितने भी उत्तराधिकारी संबंधी जितने भी युद्ध होते थे, वो विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में हिचकते नहीं थे। दोनों कंपनियाँ जो थी इन झगड़ों में आपस में अपनी-अपनी टाँगें अड़ाने लगी थी कि किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती थी, अपनी सेना उसके लिए लड़ने के लिए भेज देती थी, तो नवाब की ताकत बढ़ जाती थी, नवाब खुश हो जाता था और यूरोपीय सेनाओं का अपना दबदबा हो जाता था। मतलब जिसकी जहाँ चल रही है वैसी चले। अब 2 राजा यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। अब ये क्या कर रही हैं यूरोपीय जितनी भी कंपनियां हो गई विदेश कंपनी जो है जैसे कि फ्रांस ने इसका सहयोग कर दिया ब्रिटिश ने इसका सहयोग कर दिया यहाँ पर अपनी सेना भेज दी दोनों आपस में लड़ लिए ये वाला हार गया इसकी सेना बढ़ गई तो उसका दबदबा हो गया ये भी एक चीज चल रही है। अब यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना हो गई तोपें हो गई बंदूकें थी लेकिन अगर हम भारतीयों की बात कर रहे हैं तो भारतीयों के तो ऐसा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये जो थे ये बहुत ज्यादा अनुशासित भी थे डिसिप्लिन थे अपनी प्रैक्टिस भी करते थे बहुत अच्छी तरीके से अपने कई रियासतें भी वो धीरे धीरे इस चक्कर में ऐंठने लगे थे। अब ये क्या हो गया जितने भी राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले अब जैसे कंपनी है कंपनी ने किसी राजा की सहायता करी तो राजा क्या करेगा उसको बहुत सारा धन भेंट करता था किस उपलक्ष्य में कि भाई तूने मेरी मदद करी। अब ये जो धन होता था ये कंपनी के व्यापार में बहुत ज्यादा काम आ जाता था।
अब कभी-कभी क्या होता था कि राजा जो होता था खुशी में कोई बड़ा इलाका भी उसको भेंट में दे देता था कि लो भाई तुमने हमारी मदद करी, वो वाली चीज़ आ जाती थी। अब इलाके में गाँव हो गए, शहरों में कंपनी जो टैक्स वसूल करती थी और उससे जो धन मिलता था वो उससे भी व्यापार करती थी। जितनी उसकी सेना होती थी उसका खर्चा जो चलता था, वो भी फिर उसी से ही चलाती थी। अब भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने क्या करा अपनी-अपनी कोठियाँ, अपनी-अपनी फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दिया और चारों तरफ किलेबंदी भी उन्होंने करना शुरू कर दिया और एक-दूसरे से कई युद्ध वे फिर लड़ने लगे। अब इसी के चलते हुए दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से लेके 1763 के बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे जिसको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है और लास्ट में जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों से परास्त हो गए थे और सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित रहे थे। मतलब ये जो युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हुआ था क्योंकि ये चाहते थे कि भाई भारत पर कब्जा हमारा रहेगा या भारत पर दबदबा हमारा रहेगा। तो इसके बीच में ये आपस में ही लड़े। आपस में इनके 3 युद्ध हुए। तीनों युद्धों में फ्रांसीसी जो थे वो हार गए। अंग्रेज जो थे वो जीत गए। अब जब अंग्रेज जीत गए तो अब भाई पूरे भारत पर जो दबदबा रहेगा वो अंग्रेजों का रहेगा। लेकिन जो फ्रांसीसी थे वो सिर्फ इनसे यहाँ से सिर्फ व्यापार ही कर सकते थे। ये वाली चीज़ रही। अब इसके साथ अब राजा हो गए या नवाब हो गए इनको अंग्रेजों से खतरा होने लगा। अब खतरा किस तरीके से होने लगा कि कंपनी को इन्होंने भेंट देने या उसका सेना का खर्चा उठाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा अपना खर्च कर दिया। अब ये राजा और जो नवाब थे ये व्यापार के खिलाफ नहीं थे लेकिन ये अपनी राज्य में किसी और की सेना की ताकत को बढ़ने नहीं दे सकते थे। लेकिन कंपनी की जो सैनिक ताकत थी उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से रोक लगाने की कोशिश करी। अब रोक लगाने की कोशिश तो करी लेकिन जितने भी उनके अस्त्र-शस्त्र हो गए, सैनिक बल हो गया, किलेबंदी, इसका व्यापार करने का कोई साधारण व्यापार नहीं रहा था और भारत के जितने भी राजा हो गए, नवाब हो गए, उनको ये बहुत बात लगने लगी थी कि उनके राज्य में दूसरे देश के लोग अपनी सेनाएँ रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएँ, अपनी सैनिक शक्तियों की धाक जमाएँ। तो ये कंपनी की जो इन सारी चीज़ों से ये अब धीरे-धीरे परेशान होने लगे थे। वो कहते हैं ना कि धीरे-धीरे समझ में आ रहा था कि एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन जब तक समझ में आया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ऑलरेडी अपना बहुत कुछ यहाँ पर जमा चुके थे। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजाओं के साथ राज्य से जो फ़ायदा उठाना था, वो क्या-क्या था? ये पॉइंट्स हैं कुछ जो हम समझेंगे। जैसे कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। अब मतलब भारत के साथ तो व्यापार हो ही रहा था, अपना पर्सनल लेवल पे भी अपनी कमाई चल रही है, वो वाली चीज़ थी। अब कंपनी का बाल बताते थे और कहीं टैक्स नहीं देते थे। इससे कंपनी तो माला-माल होती जा रही थी और जो उसके कर्मचारी और अफ़सर भी थे, वो भी निजी रूप से माला-माल होकर भारत लौटते थे। मतलब ये इतने ज़्यादा अमीर हो गए थे कि इनकी वो कहते हैं ना कि पुश्ते तक आगे की जो थी वो अमीरी में ही निकली। अब कई भारतीय जो व्यापारी वो सेठ थे, वो कंपनियों के व्यवहार में मदद कर देते थे। वो भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर देने से टैक्स से बच जाते थे। जैसे कंपनी की आड़ में राज्यों से लूट-पाट हो गई, धोखाधड़ी हो रही थी। कारीगरों से ज़बरदस्ती बहुत कम कीमत पर इन्होंने माल खरीदने की कोशिश रहती थी कि कम से कम कीमत पर हमें मिल जाए। मतलब वो वाली चीज़ थी ₹1 में खरीदना और ₹100 में बेचना। तो सोचो ₹99 का फ़ायदा अगर हो रहा है, तो कौन अमीर नहीं बनेगा। अब इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे, उनसे किसानों से भी हद से ज़्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश करते थे। अब क्या है भेंट में मिल गया ये इलाका, यहाँ पर किसान अपना बेचारा मज़दूरी कर रहा है, उससे भी उतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। अब राजा इन बातों का विरोध करने लग जाते थे, तो ये अंग्रेज़ जो थे ये उनसे लड़ने पड़ जाते थे, राजा को हटा देते थे, किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बना देते थे। व्यापार के जो तरीके होते थे उन पर भी वो चेंजेज़ ले आते थे। अब इसी तरीके से 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उनका जो पौत्र था, उनका जो पोता था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। अब जब उसने सत्ता सँभाला था उसी के लिए जितने भी उसके घरेलू और बाहरी शत्रु थे उनका उनका सामना करना पड़ा। अब नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अब अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को तो अवसर मिल गया था कि नवाब से विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आराम उसने शुरू कर दिया कि जो नवाब के विरोधी हैं उनके साथ मिल जाओ। अब यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगी थी। जो फरमान में लिखा हुआ था, उसका वो दुरुपयोग उसने करना शुरू कर दिया। जैसे कि कलकत्ता हो गया, स्थिति अपनी बस्तियों को किलेबंदी भी करने लगी थी। सिराजुद्दौला को जब इसकी सूचना मिली, तो इसने क्या करा, इसने अंग्रेजों के जो व्यापार के आने पर जो सैन्य तैयारियां थी, उन पर उन्होंने रोक लगा दिया। अब रोक तो लगा दिया, अब इससे क्या हो गया, इससे अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, उन्होंने आक्रमण कर दिया और कलकत्ता पर आक्रमण उन्होंने कर दिया। और इस घटना का जो समाचार था वो मद्रास पहुंचा। अब क्लाइव ने एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता भी पहुंच गया।
अब कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुर से अधिकार हो गया। मतलब अगर हम बात करें नवाब और अंग्रेजों के बीच जो अलीनगर की संधि थी वो 9 फरवरी 1757 हो गई थी। और इस संधि में क्या हुआ था कि इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मतलब यहाँ पर उन्हें व्यापार करने के लिए किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये संधि हुई थी। ठीक है। अब लेकिन जो क्लाइव था वो तो इससे भी सेटिस्फाई नहीं था। उसने क्या किया, बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था वो बंगाल के टाइम पे। अब क्लाइव ने नवाबों के विरुद्ध में साठगांठ करनी शुरू कर दी। नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, वो क्या था, वो खुद भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अब वो होता है ना कि चोर चोर मोसेरे भाई, वो वाली कहावत है। तो भाई तू भी शत्रु उसका, तू भी शत्रु, मैं भी शत्रु उसका, तो लाओ हम दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलके इसके ऊपर इसके साथ लड़ाई कर लेते हैं। अब मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों को साथ मिल गया था। षड्यंत्र उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो जगत सेठ हो गए, अमी चंद हो गए, व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। अब षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला की कूटनी के लिए एक पत्र लिखकर उसकी शर्तों को भंग करने का उस पर आरोप लगाया था। अब इसके लिए बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर वो चल पड़ा। अब हुआ था प्लासी का युद्ध। जब ये सिराजुद्दौला और मीर जाफर और अंग्रेज ये सारी चीजें एक जगह आ गए और अंग्रेज और मीर जाफर मिल गया था, तो हुआ था प्लासी का युद्ध। अब नवाब को इसकी सूचना मिली तो उसने क्या करा, अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध में कूच कर दी। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की जो सेनाएं थी वो आमने सामने आ गई। लेकिन जो मीर जाफर था, अंग्रेजों के आक्रमण की पहल करने को कहा, लेकिन मीर जाफर जो था वो निष्क्रिय खड़ा। क्यों? क्योंकि वो तो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। अंग्रेजों ने उसको वादा किया था कि हम सिराजुद्दौला को हराकर तुम्हें नवाब बना देंगे। वो भी एक चीज चल रही थी। अब सिराजुद्दौला ने क्या करा, विश्वासघात का उसको आभास हो गया था, तो षड्यंत्र से बचने के लिए वो लड़ाई का मैदान छोड़कर ही भाग गया। अब जब वो भाग गया तो उसकी सेना में तो भगदड़ मच गई, नवाब को बंदी बना लिया गया। जो मीर जाफर के पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी। अब मीर जाफर को अंग्रेजों ने जब धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर जो था बंगाल का नवाब बन गया, क्योंकि वही वो प्रॉमिस हुआ था कि तुम्हें हम बना देंगे। अब इसके बदले अंग्रेजों को बहुत सा धन और जागीर भी दी गई। मीर जाफर जो था उसके अनुभव किया कि अंग्रेज सिर्फ उसे कठपुतली की तरह ही उसके काम कराना चाह रहे हैं, कि भाई नाम के लिए ये शासक है लेकिन जो पीछे सारी चीजें चलेंगी वो हमारी ही चलेंगी। तो इसमें उसने क्या किया कि जो नवाब का खजाना धीरे धीरे वो खाली हो रहा था, अंग्रेजों की मांग पूरी कर रही थी, वो भी असमर्थ होने लगा था उसके लिए। तो 1760 में अंग्रेज ने उसे गद्दी से उतार कर उसका जो दामाद था, मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। मतलब अंग्रेजों का मोटा मोटा मतलब ये था कि जो हमारी बात मानेगा, जिससे हमें कोई व्यापार करने में दिक्कत नहीं होगी, हम उसको नवाब बना देंगे। और करना उसको कठपुतली की तरह ही काम है। ये वाली चीजें चल रही थी। अगर हम सैन्य क्षमता की बात करते हैं तो सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय भी अधिकारी अलग अलग नियुक्त करे गए कि भाई जो यहाँ पे परीक्षण है वो अच्छी तरीके से होता रहे। मीर जो कासिम था वो अंग्रेजों की नीयत से भली भांति परिचित था, तो उसने क्या करा, उसने बहुत ही सावधानी से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी और किलाबंदी उसने करना स्टार्ट कर दिया था। अब मीर कासिम के विरुद्ध भी फिर उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया और उसको गद्दी से हटाकर मीर जाफर को फिर से इन्होंने सोचा कि भाई मीर कासिम तो हमारे काम का आदमी नहीं है, मीर जाफर ही काम करेगा, उसी को वापस लेकर आओ। अब जो मीर कासिम था उसको बड़ी इस चीज का गुस्सा आया, तो वो अपनी सेना को संगठित करके उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो पराजित हो गया। अब उसने क्या किया कि वो अवध की शरण में पहुंच गया। जब वो हार गया था, जो अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक और गठबंधन किया, जो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो किया था वो 3 संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ था। 3 संयुक्त सेनाएं कौन कौन सी थी? सिराजुद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों की सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा। अब क्या हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ और सफलता अंग्रेजों को ही मिली। और मीर कासिम को क्या हुआ, युद्ध से भागने पर विवश हो गया। और ये तो जब मीर कासिम भाग गया तो अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया कि भाई यही हमारा काम करेगा। उन्हें तो सिर्फ एक फेस चाहिए था, पीछे तो सारा काम वो खुद ही कर रहे थे। अब प्लासी का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया, बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया।
तो इससे क्या हुआ, इससे इनको सिर्फ विजय नहीं मिल रही थी, बल्कि क्या हुआ कि इनके जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत हो रही थी और इनके जो पैर थे भारत में और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। अब इसके साथ साथ हो जाता है कि आपकी इलाहाबाद की संधि क्या हुई थी। बक्सर के युद्ध की अगर हम समाप्ति की बात करें तो अंग्रेजों और जो मुगल बादशाह शाह आलम दूसरा था, उनके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इस संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई थी वो अभी हम समझेंगे। शर्तें क्या थी कि जो मुगल बादशाह शाह आलम दूसरा था उसने शाही फरमान निकाला और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी और इनसे जो थी वो भू राजस्व वसूली के अधिकारी वही हो जाएंगे। दूसरा क्या था, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया कि हम हर साल आपको 26 लाख रुपए देंगे। कंपनी ने कड़ा इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए थे। अवध का शेष भाग जितना भी था इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब सिराजुद्दौला को वापस कर दिया गया था। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए थे। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। इसी तरीके से मीर जाफर हो गया, वो दोबारा बंगाल के नवाब बन गए थे। उसके बाद उनके बेटे को भी पेंशन वैध हो गई थी और वो सिर्फ नाम मात्र के ही शासक रह गए थे, सिर्फ उनका नाम नाम था। बंगाल में मीर जाफर फिर से नवाब बनाया गया। इसके बाद उनका पुत्र जो था वो भी पेंशन बांध दी थी। भारत में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे पर हर तरीके से अपना राज करना शुरू कर दिया था। अब अंग्रेज, ये तो सारी चीजें थी कि कैसे कैसे उन्होंने अपना राज्य यहाँ पर भारत में स्थापित किया। अब व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। व्यापार कर तो रहे थे लेकिन वो व्यापार क्या कर रहे थे, किस चीज का व्यापार कर रहे थे। चुंगी घर में छूट और सामानों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे कि उनको जो सामान था वो दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में वो मनमानी करने लगे, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए एक तरीके से फोर्स करने लगे। भारतीय राजाओं की नीतियां हो गई, स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए उन्हें मजबूर करना, ये सारी चीजें आ गई थी। बंदरगाह के पास किलेबंदी करना, पट्टे पर स्थान प्रदान करना, अपने साथ वो लाते थे जो सोना चांदी, भारत के सिक्के ढलने की अनुमति, ये सारी चीजें उन्होंने करा दी। बंदीगढ़ से बंदरगाह से जो चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ हथकंडों का इस्तेमाल करने लगी थी। बहुत ही टेक्निक से, ट्रिक से अपना राज्य वो बढ़ाती चली जा रही थी और एक समय ऐसा भी आया था जब अंग्रेज भारत के राजा और नवाबों को हटाकर खुद शासन करने लगे थे। मतलब उन्हें लगने लगा था कि भाई अब हमें आपकी भी जरूरत नहीं है, अब हम आपको हटा देते हैं और हम खुद ही सारी चीजें अपने हाथ में लेकर ही करेंगे। उन्होंने धीरे धीरे राजाओं का जितना भी कोष था वो सब खाली होता गया, उनके राज विकास सब उन्होंने ले लिए। धीरे 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 करके अंग्रेजों के हिस्से में हर चीज आती चली गई। अब इसकी स्थिति का कोई भी विरोध नहीं कर पाया था क्योंकि एकता ही नहीं थी उस टाइम पे, तो कोई आपस में विरोध ही नहीं कर सकता था, जिसके लिए अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा उठाया और कठपुतली की तरह नचाते हुए सारी चीजें अपने अंडर में कर ली थी। तो ये था कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत पर अपना राज्य स्थापित किया था। ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से लेंदी भी हो गए हैं, लेकिन आपको चीजें एक बार में समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्लियर चीजें होनी चाहिए। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब कौन था? वो आपका मीर जाफर था या मीर कासिम था? मीर कासिम था। ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ताकत को बढ़ाने के लिए योगदान किसको जाता है? वो आपका जाता है लॉर्ड क्लाइव को। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान कहाँ पर लगाती थी? तो ये सारी चीजें वो भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाजों से इंग्लैंड कारखानों में भेजती थी। कहाँ पर लगाती थी? भारत में। इसी के साथ साथ अगर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। अब बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है? बक्सर का युद्ध होने के बाद, क्योंकि प्लासी का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीता था, बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीता था, जो पैर थे उनके वो भारत में और भी ज्यादा मजबूती से
जम गए थे। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो इसमें आपका नील आ जाता है, पटसन आ जाता है, चाय आ जाता है, अफ़ीम आ जाता है, गन्ना आ जाता है। ये सारी चीज़ें ही थी जो कच्चा माल था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में और बाकी के सारे चैप्टर्स भी आपके हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।